हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 71 झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। ये स्टार्ट करने से पहले इसे देख लेते हैं। ये है झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। इसी से वहाँ पे उस चैप्टर में सारा डाटा लिया गया है। और ये आपका 22-23 में क्या हो रहा है, पिछले साल का 22 से 23 के बीच में जो भी सर्वे हुआ है और इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है उस सारा डाटा को इसमें दिया गया है। तो ये इसमें पहला टॉपिक है बृहद आर्थिक अवलोकन, जिसमें कि एक टेबल बना हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों का नाम दिया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो उसका सारे क्षेत्र का जो GVA है उसमें कितना वृद्धि हुआ है, संवृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट कितना हुआ है, और किस पे, तो कांस्टेंट प्राइस पे कितना हुआ है। और ये जो दिया गया है पहले स्टार्टिंग का कुछ वैल्यूज जो है वो क्या है, GVA वैल्यू है, यानी कि ये पूरे इंडिया का ग्रॉस वैल्यू एडेड वैल्यू है। और जब यदि किसी राज्य का वैल्यू रहता तो यहाँ पे रहता GSVA, जैसे कि नीचे दिया गया है GSVA एट बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस पे GSVA यानी कि झारखंड राज्य का जो GVA वैल्यू है वो कितना है इस समय पे, और इस समय पे कितना प्रतिशत का संवृद्धि दर हुआ है, वो डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए, पहले क्या है, क्षेत्र में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, और दूसरा है आपका माइनिंग और क्वेरिंग। फिर उसका प्रतिशत दिया है 6.8% कांस्टेंट प्राइस में, और 2019-20 से 2021 के बीच में 6.8% का संवृद्धि दर हुआ है इस क्षेत्र में। उसी तरह से इसी क्षेत्र में जब समय 2020-21 से 21-22 का देखा जाए डाटा कांस्टेंट प्राइस पे, तो दो तरह के प्राइस होते हैं, एक कांस्टेंट प्राइस और दूसरा होता है करेंट प्राइस। तो जब स्थिर मूल्य पे देखा जाए तो इस समय के अंतराल में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में 14% का संवृद्धि दर हुआ है। इसी तरह से माइनिंग का भी दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जितनी भी क्षेत्र है उसको 3 सेक्टर में या 3 फील्ड में ही बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी के अंतर्गत कौन कौन सा फील्ड आता है, कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये जो 1+2 यानी कि 1 मतलब ये और 2 मतलब ये, तो ये दोनों चीज़ जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और फिर उसमें भी संवृद्धि दर कितना हुआ है वो दिया गया है। उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें कि 3+4+5 यानी कि 3 यानी मैन्युफैक्चरिंग, 4 यानी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज़, एंड 5 मतलब कंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों को मिला के सेकेंडरी सेक्टर है। उसमें इस समय में कितना ग्रोथ रेट हुआ, संवृद्धि दर दिया है, और इस समय पे भी कितना संवृद्धि दर है वो भी दिया गया। उसी तरह से टर्सरी का भी वैल्यू दिया गया है। और टर्सरी में कितना क्या होता है, जितनी भी सर्विसेज होते हैं, सेवाएं होती है, वो होता है टर्सरी के अंतर्गत, जैसे कि ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, वेनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज, सारा चीज़ आता है टर्सरी में। और टर्सरी का भी वैल्यू दिया गया है। और जो कि झारखंड का GSVA वैल्यू है वो बेसिक प्राइस पे भी वो भी दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और जो झारखंड का यानी GSVA का वैल्यू कितना प्रतिशत ग्रो किया है वो, और स्टार्टिंग का एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग भी। नेक्स्ट आता है आपका स्थिर और चालू मूल्य। 2 प्राइस बोले थे, कांस्टेंट प्राइस और दूसरा था करेंट प्राइस। चालू मूल्य यानी करेंट और स्थिर यानी कि कांस्टेंट प्राइस। इस पर GSVA, GSDP और प्रति व्यक्ति आय का एक आंकड़ा, इस तरह से एक टेबल बना हुआ है। जो कि ये GSVA है, अभी भी देखें, जो कि S लग गया यानी स्टेट के बारे बोला, यानी ये झारखंड का ही वैल्यू है। और जैसे कि पूरे इंडिया के लिए GDP होता है, वैसे ही एक GSDP आ गया। तो अब यहाँ पे S लग गया, यानी कि ये झारखंड राज्य का GDP के बारे में बोला गया है। और ये दोनों वैल्यू किस में दिया गया है, करोड़ में दिया गया है। और यहाँ पे फिर आता है पर कैपिटा इनकम के बारे में, जो कि NSDP में है। और ये सारे वैल्यूज किस में है, रुपीज में है। और दोनों जो चालू मूल्य और स्थिर मूल्य होता है, दोनों में इसका वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे इसका साल दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, जो कि अभी का जो है 2022-23 जो लास्ट है, प्रीवियस ईयर है, उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये डाटा बस याद रखना है। नेक्स्ट आता है CAGR, यानी इसमें होता है आपका
कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये यहाँ पे क्या है ना, ग्रोथ रेट दिया गया है। उससे पहले क्या था, ये रुपीज़ में, करोड़ में ये वैल्यूज़ दिया था। अब यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है कि ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहा है। इसमें भी जो सबसे लास्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट है, 22-23 है। तो इस तरह से ग्रोथ रेट बिटवीन 2021-22 और 2022-23 के बीच में, और अलग अलग फील्ड के लिए ये GSVA के लिए ये GSDP का वैल्यू, और ये आपका पर कैपिटा इनकम का वैल्यू। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट नोट। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, तो इसको यदि इसको बाद में रीड करेंगे उससे पहले ये फिगर देख लेते हैं। और ये फिगर में जो भी चीज़ दिया गया है वही सेम चीज़ को यहाँ पे लैंग्वेज में, आपका भाषा में, हिंदी में आपका लिखा गया है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं, इस फिगर को। इसमें क्या है, आपका उतना क्लियर तो दिख रहा है, इसके बावजूद हम लोग जो झारखंड सरकार पेश किए हैं उस फिगर को देखते हैं। सेम यही फिगर है, इसी से लिया गया है बुक में। तो ये क्या है, GSDP, इसका प्रोजेक्शन दिया गया है। और ये क्या है, जो फिस्कल ईयर है 2022-23 और जो फोरकास्ट जो आने वाला 23-24 है उनमें जो अनुमान लगाया गया है वो, और जो प्रेजेंट का है 22-23 वो वैल्यू भी दिया गया है इसमें GSDP का, और जो 23-24 का अनुमानित भी वैल्यू है वो भी दिया गया है। तो इस तरह से 2019-20 में क्या हुआ, कोरोना का सिचुएशन, उस टाइम पे GSDP जो झारखंड का GDP है एक्चुअली में वो कितना हो गया, 1.1%। वही चीज़ 20-21 में लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से इसमें गिरावट आ गया। ये कितना गिरा, माइनस में चला गया, और ये 5.5%। फिर ये जैसे ही 20-21 के बाद 21-22 में चला गया तो ये बहुत अच्छे से ग्रो किया, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो वो कितना के चला गया, GSDP का वैल्यू 8.2% चला गया। उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट किया, 22-23 में ये 7.8%, और 23-24 में ये अनुमान लगाया गया कि ये 7.4% तक जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे यही सेम चीज़ बना हुआ है। और चलिए लैंग्वेज देखते हैं। पहला एक पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है जो कि 2011-12 से लेकर 2018-19 के बीच में ये वैल्यू दिया है CAGR का जो प्रतिशत है, यानी कि वार्षिक औसत समृद्धि दर, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, ये कितना प्रतिशत रहा है इस समय में। 2011-12 से 18-19 के बीच का ये CAGR का वैल्यू है जो कि 6.2% रहा है। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो मौद्रिक GSDP है, यानी कि जो चालू मूल्य है, जो करेंट प्राइस होता है, उस पर GSDP कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 1.5% जो है वो बढ़ा है। और चालू मूल्य पे GSDP को और क्या बोलते हैं, मौद्रिक GSDP भी बोलते हैं। और ये किस समय का है, 2019-20 का है। और 2019-20 में ही जब स्थिर मूल्य पर GSDP को देखा जाए, जिसको कि वास्तविक GSDP भी कहा जाता है, तो वे 1.1% की दर से ये बढ़ा है। उसके बाद 2020-21 आया, 20-21 में लॉकडाउन का सिचुएशन, तो उस टाइम पे जो ये वास्तविक GSDP है वो, उसकी जो समृद्धि दर है उसमें गिरावट आई, ये 5.5% का गिरावट हुआ है। उसके बाद ये क्या हुआ, कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था में जो बाधाएं उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से जो आर्थिक समृद्धि दर है वो नकारात्मक रही है, ये भी देख लिए हम लोग। उसके बाद 2019-20 की जो आर्थिक मंदी, और 20-21 में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन। इसके बाद क्या हुआ, झारखंड का जो अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार दर्ज किया गया। 2021-22 में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ। ये GSDP में जो समृद्धि दर है वो 8.2% रहा। फिर आपका 2022-23 में देखा गया ये 7.8%, और जो 2023-24 है उसमें ये संभावना जो है वो लगाया गया है कि ये 7.4% रहेगा। तो यही चीज़ हम लोग देख लिए इस फिगर में। नेक्स्ट आते हैं अलग इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, जैसे कि 2022-23 का राज्य का जो GSDP है और वो किस पे, स्थिर मूल्य पे, कांस्टेंट प्राइस पे कितना करोड़ जो है वो अनुमानित है, तो 2,55,372 करोड़ अनुमानित है। वही चीज़ 2023-24 में अनुमान लगाया गया है कि ये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो ये बढ़कर 2,74,154 करोड़ रुपया जो है वो होने का अनुमान है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, 2000 से लेकर 2001 में जो झारखंड राज्य का वास्तविक GSDP है, जिसको और क्या बोलते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद,
जो वास्तविक जीएसडीपी या सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, और देश का जो वास्तविक जीडीपी है उसके साथ यदि उसके साथ देखा जाए, तुलना किया जाए, तो देश के जो वास्तविक जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद है उसका मात्र 1.5% था झारखंड राज्य का वास्तविक जीएसडीपी। कब? 2000 से 2001 के बीच में। 2011-12 में ये कितना प्रतिशत था? तो 1.7%। फिर 2017-18 में अभी तक यह 1.6% जो है वो बना हुआ है। 17-18 से अभी तक का यदि डाटा देखा जाए तो 1.6% जो है बना हुआ है। उसके बाद आते हैं 2011-12 से 14-15 के बीच में भारत का समृद्धि दर और झारखंड का समृद्धि दर जो ग्रोथ रेट है, तो 2011-12 से 14-15 के बीच में जो भारत है, जो इंडिया है, पूरा भारत का समृद्धि दर या ग्रोथ रेट 6.4% रहा, जबकि झारखंड राज्य का जो समृद्धि दर है वो ज़्यादा था, 7.3%। वही जब समय 2015-16 से 18-19 के बीच का देखा जाए तो उस टाइम पे भारत का जो ग्रोथ रेट या समृद्धि दर है वो 7.2% रहा। उसी तरह से झारखंड राज्य का जो समृद्धि दर जो है वो 9.4% रहा। फिर 2019-20 में आर्थिक मंदी का दौरान चला, उस टाइम पे भारत का जो समृद्धि दर है वो 3.7% हो गया, कम हो गया। और झारखंड राज्य का यदि समृद्धि दर देखा जाए, आर्थिक समृद्धि दर, तो ये 1.1% रहा। और इसी प्रकार 2021 में फिर लॉकडाउन हुआ, जिसके दौरान भारत का जो आर्थिक समृद्धि दर है इसमें भी गिरावट आई, जो कि 6.6% से गिरावट आया। उसी तरह से झारखंड का जो आर्थिक समृद्धि दर है इस समय पे 2021 में इसमें भी गिरावट आया, 5.5% का गिरावट। उसको फिर से यहाँ पे फिगर में दिया गया है, यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे है ग्रोथ रेट ऑफ झारखंड और इंडिया का कंपेयर करके इसको यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद आता है राज्य गठन 2000 में हुआ, तो राज्य गठन का समय जो था 2000 से लेकर 2001 में। यदि झारखंड राज्य का प्रति व्यक्ति आय को देखा जाए तो वो 9,980 रुपया था, और उस टाइम पे टोटल 28 राज्य थे, जिसमें से जो झारखंड का स्थान था वो 26वां स्थान था। फिर 2011-12 में ये जो प्रति व्यक्ति इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो बढ़ गया, ये 41,254 रुपया हो गया, और उस टाइम पे 29 राज्य थे, और 29 राज्य में झारखंड का स्थान जो था वो 24वां स्थान हो गया। उसके बाद 2020-21 का आंकड़ा आया, उसके अनुसार जो स्थिर मूल्य है, जो कांस्टेंट प्राइस है, उस पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 51,365 रुपया। वही जब हम चालू मूल्य पर देखते हैं, करेंट प्राइस पे देखते हैं, तो ये मूल्य 71,071 रुपया था 2020-21 में। उसी तरह से जब प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उस समय पे यानी 20-21 में झारखंड राज्य जो था वो देश का 28 राज्यों में 26वें स्थान पर था, और अभी भी क्या है, झारखंड जो है वो 26वें स्थान पर ही है। और 26 के बाद 27वें स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। प्रति व्यक्ति इनकम के मामले में झारखंड राज्य से कम प्रति व्यक्ति आय के मामले में यदि देखा जाए तो 27वें स्थान पे है उत्तर प्रदेश, और 28वें स्थान पर है बिहार। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे। ये देखिए, पर कैपिटा इनकम दिया है 2020-21 का डाटा, अभी भी वही डाटा दिया गया है इस बार भी सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे में। तो इसमें देखिए सबसे पहला स्थान है, सबसे ज़्यादा 2,98,000 समथिंग कुछ जो इनका पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है, वो गोवा का है। गोवा राज्य का पहले नंबर पे आता है इस मामले में, जबकि सबसे लास्ट में 28वें नंबर पे बिहार आता है, 27वें नंबर पे उत्तर प्रदेश, और 26वें नंबर पे झारखंड आता है। नेक्स्ट आपका 22-23 में झारखंड राज्य में जो स्थिर मूल्य है, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमान है, तो 58,819 रुपया, ये स्थिर मूल्य पे। वही चीज़ चालू मूल्य पे जो आपका करेंट प्राइस है उस पर ये बढ़ के 86,060 रुपया रहने का अनुमान है 22-23 में। फिर 2021-22 में स्थिर मूल्य पर राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो 60.26% जो है वो झारखंड राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है वो अनुमानित है देश की प्रति व्यक्ति आय का। जबकि चालू मूल्य पर देखा जाए तो ये था स्थिर मूल्य पे, वही चालू मूल्य पे ये देश का मात्र 52.44% है।
उसके बाद देश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। और कितना है वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय? 2,98,527 रुपया। और गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो झारखंड राज्य के प्रति व्यक्ति आय से कितना अधिक है? तो झारखंड राज्य के प्रति व्यक्ति आय से 481.2% अधिक है। आई थिंक ये 48.12% अधिक है, होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर एवं जीएसबीए में हिस्सेदारी। तो यहाँ पे फिर से अलग अलग क्षेत्रों का नाम दिया गया है। कृषि, वानिकी और मत्स्य, खनन और उत्खनन, दूसरा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और जो जीएसबीए यानी कि झारखंड राज्य का आधार मूल्य पर एक बेसिक प्राइस है उस पे जीएसबीए का वैल्यू। और ये संवृद्धि दर दिया गया है 2020-21 के बीच में कितना संवृद्धि दर, 21-22 में कितना संवृद्धि दर। जो पहला टेबल देखे थे उसी का एक संक्षेप रूप यहाँ दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। और जीएसबीए में हिस्सेदारी कितना है वो भी दिया गया है। यदि जीएसबीए का चीज़ देखा जाए, जीएसबीए को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है? जो तृतीय क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है 44.6%। प्राथमिक का सबसे कम है 21.8%। द्वितीय क्षेत्र का 33.6%। इस तरह से टोटल जीएसबीए आधार मूल्य पर कितना प्रतिशत है? 100% है। वही कृषि, वानिकी और मत्स्य देखा जाए तो 14.7% और खनन उत्खनन जो है 7.2% है। फिर आते हैं इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण नोट है। जो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? 14% है। कृषि, वानिकी और मत्स्य। व्यापार और मरम्मत सेवा जो है वो कितना प्रतिशत है? तो 12.3% जो है इसका संवृद्धि दर है और यही सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र है यही दोनों। उसके बाद जो खनन और उत्खनन उपक्षेत्र है वो किस में जाता है? वो ऋणात्मक वृद्धि हो रहा है, माइनस में जा रहा है और 0.6% इसमें दर्ज किया गया है वृद्धि दर। झारखंड राज्य का जो कुल जीएसडीपी है वो भारत के कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 1.6% है। 2021-22 में जो तृतीय क्षेत्र है उसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट उपक्षेत्र का 12.4% और इसके बाद जो रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा है उपक्षेत्र है उसमें 9.3% है। नेक्स्ट है झारखंड में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18 और 18-19 में जो झारखंड में मुद्रास्फीति की दर है वो 6% से कम रहा है। और इस अवधि में क्या है कि जो भारत में मुद्रास्फीति की दर है वो भी 6% से कम रहा है और ये टेबल से वो पता चल जा रहा है मुद्रास्फीति का दर प्रतिशत में झारखंड और भारत। 2016-17 में कितना था? 5.3, 17-18 में 3.9, 18-19 में 3.9। भारत का भी वैसे ही हाल है, ये भी 6% से कम रहा है, 4.5, 3.6, 3.5। अक्टूबर 2019 के बाद भारत और झारखंड और भारत में मुद्रास्फीति दर में जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है, महंगाई बढ़ी है उस टाइम पे अक्टूबर 2019 के बाद। और ये आरबीआई की जो उच्चतम सीमा है, आरबीआई ने एक सीमा तय किया है, सबसे ऊपर का एक सीमा है जो कि है 6% और वही उच्चतम सीमा 6% से भी अधिक हो गया था। कब? अक्टूबर 2019 के बाद। 2022 में जनवरी से जून तक और अगस्त से अक्टूबर तक झारखंड राज्य में जो मुद्रास्फीति की दर है वो 6% से अधिक रहा है। केवल जुलाई में, नवंबर में और दिसंबर में 6% से थोड़ा कम रहा है। नेक्स्ट है झारखंड में निर्धनता। जो नीति आयोग है उसके द्वारा जारी किया गया है एक रिपोर्ट 2019-20 या 19 से 21 के बीच में राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट। इसके अनुसार क्या है, पिछले 4 वर्षों में बहुआयामी निर्धनता में कमी आई है झारखंड राज्य में। 2015-16 से 19-21 के बीच जो झारखंड, 19 से 20 नहीं लिखा क्योंकि 20 में तो लॉकडाउन का सिचुएशन था, इसलिए 19 से एकदम डायरेक्ट 21 तक का ये रिपोर्ट है।
15-16 से 19-21 के बीच में जो झारखंड राज्य में बहुआयामी निर्धनता का प्रतिशत है वो 42.16% से कम होकर ये कितना हो गया है, 36.6% हो गया है। पहले था 42.16% और ये निर्धनता का जो प्रतिशत है ये कम हो गया है, 36.6% हो गया है। यहाँ पे एक टेबल से भी इसको समझ सकते हैं। इसमें आपका जो आयाम दिया गया है वो क्या है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक और MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, और ये ग्रामीण एरिया का दिया गया है। और समय 2015-16 से या यहाँ पे 19-21 के बीच में ये डाटा दिया गया है। शहरी क्षेत्र का भी दिया गया है। उसके बाद सब मिला के जो कुल ओवरऑल है उसको भी दिया गया है। और क्षेत्र क्या क्या है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, बहुआयामी हेड काउंट अनुपात जो कि ये प्रतिशत में दिया गया है, फिर निर्धनता की जो गहनता है ये भी प्रतिशत में दिया गया है। नेक्स्ट राजकोषीय विकास एवं राज्य वित्त। पिछले 22 वर्षों में यानी कि 2001 से 2 उस समय से लेकर 2021-22 के बीच में यदि राज्य के जो बजट है उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो 2001 से 2001-2 से लेकर 2021-22 के बीच में यदि देखा जाए तो राज्य का बजट जो है वो 13 गुना बढ़ा है पिछले 22 वर्षों में। और ये 13 गुना जो बढ़ा है इसको यदि प्रतिशत में देखा जाए तो कितना प्रतिशत का एक औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज किया गया है, तो 13.6% की एक औसत वार्षिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। 2001 से 2002 में, यहाँ पे 2002 होगा, उस समय पे राज्य गठन के समय झारखंड राज्य का जो बजट था वो लगभग कितना रुपया था, तो 6000 करोड़ रुपया था, लगभग 6000 करोड़। और वही चीज 2021-22 में ये अब 13 गुना बढ़ के 78,000 करोड़ रुपया हो गया है। जो 14वां वित्त आयोग 2015-16 एवं 2019-20 के बीच राज्य के बजट में एक वृद्धि भी दर्ज की गई है। वो कितना वृद्धि है, तो 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 से 21-22 के बीच में झारखंड राजस्व अधिशेष की स्थिति में रहा। झारखंड का जो राजस्व है एकदम शेष होने की स्थिति में रहा है। कब, 2015-16 से 21-22 के बीच में। 2020-21 को छोड़कर, इस समय को छोड़कर, इस टाइम पे लॉकडाउन था तो इस समय को छोड़कर बाकी जो समय बच रहा है इनमें, इस समय में क्या था, झारखंड का जो राजस्व है वो अधिशेष की स्थिति में रहा। 2020-21 में कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण राजस्व घाटे की स्थिति जो है वो दर्ज की गई। उसके बाद 15-16 से 17-18 के दौरान तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड राज्य का जो राजकोषीय घाटा है वो FRBM की 3% का जो एक सीमा है उससे भी अधिक रहा है। उसके बाद 2015-16 में राजकोषीय घाटा 5.58% के एक उच्च स्तर पर रहा है, जिसका प्रमुख कारण क्या था, उस टाइम पे एक योजना चलाया गया था 2015-16 में, जिसका नाम था उदय योजना। और उदय योजना के तहत ऋण जो है वो लिया जा सकता था। तो 2015-16 में राजकोषीय घाटा जो है वो 5.58% के उच्च स्तर पर रहा, और जिसका कारण, मेन जो कारण था, प्रमुख कारण, वो था उदय योजना। और उदय योजना के कारण क्या, लिया जाने वाला जो ऋण था वो कितना करोड़ था, तो 5553.37 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था इस योजना के तहत। यद्यपि उदय योजना के तहत लिए गए ऋण को यदि छोड़ दिया जाए तो उस वर्ष राज्य का राजकोषीय घाटा जो है, जो भी निर्धारित किया गया था एक सीमा, उसके अंदर ही था, यदि इस योजना को नहीं देखा जाए तो। 2020-21 तथा 21-22 में जो झारखंड राज्य का राजकोषीय घाटा था वो इतना और इतना रहा। 20-21 में 4.96% राजकोषीय घाटा रहा है, वही 21-22 में ये 0.76% रहा है। 2022-23 में 2.96% रहने का अनुमान भी है। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जो ऋण, प्रत्येक व्यक्ति का ऋण यदि देखा जाए, प्रति व्यक्ति ऋण 25,000 रुपया, और ये कब का डाटा है, 2019-20 का डाटा है। कुछ संस्थागत वित्त है, जैसे कि कुछ बैंक है,
वित्तीय संस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत बैंक आता है। और झारखंड राज्य में बैंकों की कुल कितनी शाखाएं जो है वो काम कर रही है, जून 2022 तक का ये डाटा है। 3210 शाखाएं या बैंकों का ब्रांच जो है वो काम कर रही है, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की 2535 शाखाएं हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 443 शाखाएं हैं और सहकारी बैंक की 117 शाखाएं हैं और जो लघु वित्त बैंक है उसकी 115 शाखाएं भी शामिल है। उसके बाद 2021-22 का यदि राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं में कितनी प्रतिशत की कमी जो है वो दर्ज की गई है, तो 2021-22 में 0.7% की इसमें कमी दर्ज की गई है। और जो लघु वित्त बैंक है उसकी जो ब्रांच है, उसकी जो शाखाएं हैं उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, 27.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। 30 जून 2022 की स्थिति के अनुसार यदि देखा जाए तो झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा जो बैंक की शाखाएं हैं वो रांची जिले में स्थित है 30 जून 2022 के अनुसार। उसके बाद जो कि राज्य की जो कुल बैंक शाखा है उसका 14% से भी अधिक है। 2014-15 से 2021-22 के बीच में एटीएम की संख्या में एक वृद्धि दर्ज की गई है, 3.81% की औसत वार्षिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 2.87% रहा है। नेक्स्ट आपका है पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसको पीएम किसान, इसके अंतर्गत जो है वो 31.01 लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और ये 4 नवंबर 2022 तक का, इसके अंतर्गत 4 नवंबर 2022 तक राज्य के 31.01 लाख किसान जो है इसके लाभार्थी है। जो ये डाटा है कितने लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा है वो कब तक का डाटा है, 4 नवंबर 2022 तक का। नेक्स्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, इसके अंतर्गत एक योजना आता है जैसे कि मनरेगा योजना। तो ये मनरेगा योजना जो है वो 24 के 24 जिलों में चलाया जाता है और जो टोटल प्रखंड है 264 प्रखंडों में सब में चलाया जाता है। और ग्राम पंचायत देखा जाए तो 4392 ग्राम पंचायत है जहाँ पे मनरेगा योजना चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में यदि देखा जाए कि मनरेगा के तहत कितने लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो 35.05 लोग जो है उस मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, यानी उनका सक्रिय जॉब कार्ड है उनके पास। तो सक्रिय जॉब कार्डधारी की संख्या जो है वो इतनी है। मनरेगा योजना में जो जुड़े हुए सक्रिय श्रमिक हैं उनमें महिलाओं का अनुपात कितना है, तो महिलाओं का अनुपात 45% है। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति की जो व्यक्ति है उनका अनुपात कितना है, तो 27% है। और इसी योजना के तहत जो जुड़े लोग हैं और एक्टिव है जो काम कर रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो गिरिडीह जिला, गढ़वा जिला और पलामू जिला से है। इस तरह से कुल सक्रिय मनरेगा श्रमिकों का प्रतिशत कितना है इन 3 जिलों से, तो 23.2% लोग जो है वो गिरिडीह, गढ़वा और पलामू जिले के अंतर्गत रहते हैं। उसके बाद है मनरेगा योजना के तहत जो संलग्न और सक्रिय जो महिला श्रमिक है उसकी सबसे ज़्यादा संख्या किस जिले में है, तो इनकी संख्या भी गिरिडीह, गढ़वा और पलामू जिले में ही सबसे ज़्यादा महिला श्रमिक भी है जो कि एक्टिव है, सक्रिय है और जुड़े हुए हैं इस योजना के तहत। और इनका भी प्रतिशत यदि देखा जाए कुल सक्रिय महिला श्रमिकों का प्रतिशत ये 23.5% है और वो भी इन्हीं तीनों जिलों से, गिरिडीह, गढ़वा और पलामू जिले से। उसके बाद 2021-22 में मनरेगा योजना में कितने करोड़ मानव दिवस कार्य जो है वो सृजित हुआ, यानी काम का विकास, काम का सृजन हुआ है, तो 11.3 करोड़ मानव दिवस कार्य जो है वो सृजित हुआ है। 2020-21 में सृजित 11.8 करोड़ की तुलना में ये कम है। 2021-22 में इतना हुआ और जो कि 20-21 में कितना हुआ था 11.8 करोड़, इसकी तुलना में देखा जाए तो 4.2% जो है वो कम है मानव दिवस कार्य। नेक्स्ट है ग्रामीण रोजगार सृजन हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति।
तो झारखंड राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो मजदूरी आधारित रोजगार सृजन है, उसके उद्देश्य से 4 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री के द्वारा रांची से 3 नई योजना जो है शुरू की गई थी। और इस योजना को भी जो चलाया जा रहा था वो मनरेगा योजना के तहत ही चलाया जा रहा था। और श्रम गहन योजनाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा लगभग 20,000 करोड़ मजदूरी के रूप में भुगतान करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया था। और इस योजना के माध्यम से राज्य के जो उच्च बेरोजगारी दर वाले गांव हैं, वहां पे लॉकडाउन के दौरान वापस लौटे जो प्रवासी मजदूर है, बाहर काम करने गए थे प्रवासी मजदूर, उनको रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट है बिरसा हरित ग्राम योजना। इसमें क्या हुआ था, ये एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है। इसके तहत लगभग 2 लाख एकड़ परती भूमि पर वृक्षों को लगाया जाएगा। और इस योजना के तहत राज्य के 5 लाख परिवारों को प्रति परिवार 100 फल देने वाले पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस योजना के तहत क्या होगा, अगले कुछ महीनों में राज्य में 5 करोड़ फल देने वाले पौधे लगाने का लक्ष्य है। और पौधा लगाने से लेकर उसके फलने फूलने तक का जो सभी कार्य है वो मनरेगा योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सभी परिवारों को पौधारोपण के 3 वर्षों के बाद 50,000 रुपया मासिक आय का अनुमान है। इस योजना के तहत अभी तक 48,000 परिवारों को लाभ प्रदान किया गया है। 41,000 एकड़ भूमि पर 47 लाख फल देने वाले पौधे भी लगाए गए हैं। नेक्स्ट है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। ये योजना जो है वर्षा जल और जो सतही जल होता है उसके लिए कृषि जल भंडारण इकाई का निर्माण करना, यही लक्ष्य है। इस योजना के माध्यम से लगभग 5 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। और इस योजना द्वारा जो सीमांत भूधारक यानी भूमि को धारण किए भूधारक और किसान जो है वो हर साल 5 लाख करोड़ लीटर वर्षा व सतही जल का भंडारण करने में सक्षम होंगे इस योजना के तहत। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो पलामू प्रमंडल है वहाँ पे जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उस पर बल दिया जाएगा। और इसके तहत 2.71 लाख कार्य जो है वो शुरू किया गया है, जिनमें 1.33 लाख कार्य जो है वो पूरे भी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। यह आधारभूत जो है वो खेल संरचना विकास योजना है। इसका संचालन भी मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जाएगा। और इस योजना के तहत संपूर्ण राज्य में लगभग 5,000 खेल मैदान का विकास भी किया जाएगा। और इसके तहत राज्य में खेल मैदान के विकास के लिए 4,398 कुछ स्थान है, इतने स्थान है जिसको चिन्हित किया गया है, जिसमें से 3,791 स्थानों पर कार्य भी शुरू हो गया है। और 1,279 खेल के मैदान है उसका कार्य जो है वो पूरा भी हो चुका है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंतर्गत राज्य में 33,053 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति है, जिसमें से कितना सड़कों का निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है। तो 33,053 किलोमीटर सड़क निर्माण में से 27,663 किलोमीटर का जो ग्रामीण सड़क है उसका निर्माण हो चुका है। और ग्रामीण सड़कों के विकास के संदर्भ में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन करने वाला जिला है वो है गुमला, गिरिडीह, उसके बाद पलामू, जबकि धनबाद जो है सबसे लास्ट में आता है। और कोडरमा का प्रदर्शन जो है सबसे कम है, निम्नतम रहा है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 2022 तक शौचालय हो, विद्युत का कनेक्शन हो या शुद्ध पेयजल हो, इसके साथ पक्का मकान उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के तहत केंद्र और राज्य के द्वारा जो खर्चा दिया जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए जो खर्चा आएगा वो राज्य सरकार इन सब चीज़ों को बनवाने में जो खर्चा आएगा उसका जो खर्चा का भुगतान है वो केंद्र सरकार के द्वारा 60% दिया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा 40%। तो यानी कि केंद्र और राज्य के द्वारा जो व्यय का वहन है वो 60:40
के अनुपात में किया जाना है, 60:40 के अनुपात में किया जाना है। और इस योजना के तहत 2022 तक राज्य में जो टोटल मकान है, मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य है वो है 16,03,268 मकान। 16,03,268 मकानों का निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से 14,304 यानी 87% जो मकान है उसका निर्माण भी किया जा चुका है। नेक्स्ट है सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति, और ये जितने योजना है ये क्या दिया गया है, राष्ट्रीय यानी कि सारे राज्यों में ये चलता है योजना, उसके बारे में दिया गया है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना। ये किनको लाभ मिलता है, बीपीएल व्यक्ति होना चाहिए, बीपीएल परिवार का व्यक्ति, और 60 से लेकर 79 वर्ष की आयु का यदि है तो उसको 200 रुपये महीने मिलेंगे। यदि 79 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति है तो उसको, और वो भी बीपीएल परिवार का, तो उसको 500 रुपये महीने का मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये भी बीपीएल लेकिन विधवा महिला को मिलेगा, और 40 से 59 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलेगा, और महीने के 200 रुपया। फिर आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। ये 18 से लेकर 59 वर्ष की आयु का व्यक्ति होना चाहिए और गंभीर निःशक्त व्यक्ति होना चाहिए, इनको भी 200 रुपये महीने का मिलेगा। फिर आता है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। ये 18 से 64 वर्ष की आयु का परिवार, किसी परिवार का मुखिया जो है, जो मेन जो घर चला रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है और बीपीएल परिवार से है, तो उनको 18 से 64 वर्ष की आयु का होना चाहिए, तो एक बार में उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद है अन्नपूर्णा। ये क्या हो गया, 18 से 64 वर्ष की आयु के परिवार की मुखिया की मृत्यु पर और बीपीएल परिवार, तो एक बार में 10,000। फिर है अन्नपूर्णा, तो वरिष्ठ नागरिक जो कि इग्नोप्स के तहत शामिल नहीं है, वैसे वरिष्ठ नागरिक, और इनको महीने में 10 केजी खाने के लिए अन्न दिया जाएगा, 10 किलोग्राम खाद्यान्न मासिक। नेक्स्ट आते हैं झारखंड सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उसका प्रगति का जो भी कार्यक्रम है उसको देखेंगे। तो झारखंड सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सहायता कार्यक्रमों की प्रगति, इसमें पहला है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। और ये कैसे व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, निःशक्त व्यक्ति को महीने का 1,000 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सामाजिक सुरक्षा वृद्धा अवस्था पेंशन योजना। इसमें क्या है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध होने चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र की कोई विधवा होनी चाहिए, और 40% यदि कोई निःशक्त है, और छुड़ाए गए जो बंधुआ मजदूर है, ये 4 कैटेगरी है, उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में यदि 10,500 रुपया वार्षिक से कम आय यानी इनकम होना चाहिए, तब जाके उसको महीने का 600 रुपया दिया जाएगा। और शहरी क्षेत्र में 12,500 वार्षिक से यदि साल भर का जो आय है वो 12,500 से भी कम है, तब जाके महीने का 600 रुपया दिया जाएगा। और ये ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, 10.5 यानी कि 10,500 रुपया, और ये साल भर का इनकम यदि इससे भी कम है तब जाके महीने का 600 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट है आदिम जनजाति पेंशन योजना। ये आदिम जनजाति परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, और महीने का 600 रुपया दिया जाएगा। राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, ये 18 वर्ष या अधिक उम्र की 18 वर्ष होना चाहिए या उससे अधिक उम्र की कोई महिला है जो कि विधवा महिला है, उसको दिया जाएगा इसका लाभ, और 600 रुपया महीने का इनको भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है कोई एड्स पीड़ित है, HIV संक्रमित व्यक्ति है, उसके लिए राज्य सहायता एक पेंशन योजना आता है, ये भी 600 रुपया महीने का मिलता है। इसमें जो व्यक्ति है वो एड्स या HIV संक्रमित होना चाहिए। विभिन्न संचालित जितने भी ये सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, तो 33.47 लाख लोग हैं जिनको इसका लाभ मिल रहा है, जिनमें से 58.31% जो है वो महिला है। और इन कार्यक्रमों के जो लाभार्थी है उनमें से 94% लाभार्थी का आधार जो है वो सत्यापन पूरा हो चुका है कि सच में ये लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या नहीं। ये सारा सत्यापन जो है वो 94% लाभार्थियों का हो चुका है। नेक्स्ट है झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना
GAY के तहत सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना, इसको एकीकृत किया गया है। ये कुछ योजनाएं हैं जो कि इसके अंतर्गत है। उसके बाद है झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी। इसमें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से जो गरीबी राज्य में गरीबी उन्मूलन योजना है उसको चलाया जाएगा, कार्यान्वयन किया जाएगा। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी का मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है, तो निर्धनता को हटाना, निर्धनता उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और सब में समानता स्थापित करना, ये प्रमुख उद्देश्य है। इस जो भी सोसाइटी है, ये झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी है, इसका मेन उद्देश्य ये है। और झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा एक मॉडल भी शुरू किया गया है जिसका नाम है बैंक सखी मॉडल, और जिसके अंतर्गत बैंक से जुड़ा हुआ जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें स्वयं सहायता समूह की मदद ली जा रही है। कुछ ग्रुप बना हुआ, कुछ समूह बना हुआ है जो स्वयं सहायता ग्रुप के अंतर्गत लोग हैं, उनकी सहायता ली जा रही है बैंक से जुड़े हुए कामों को करने के लिए। नेक्स्ट, हजारीबाग जिले के एक ब्लॉक है केरेडारी प्रखंड, वहाँ में इस प्रखंड में जोको गांव है। जोको गांव की एक जो महिला है सोनी कुमारी, सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जिसका नाम है सखी, इसके तहत जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो प्रदान कर रही है। सोनी देवी जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में चयनित की गई है। और नेक्स्ट आता है कार्यक्रम बकरी आधारित जो आजीविका कार्यक्रम है। राज्य में बकरी पे आधारित जो भी आजीविका कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत आजीविका पशु सखी के रूप में एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का गठन किया गया है, और पशु जो सखी है उसको स्वयं सहायता समूह को सहयोग कर उनकी आय को बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग प्रदान किया गया है, प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उसके 2022-23 में राज्य के 1.61 हजार परिवारों को, कितना परिवार, तो 1.61 हजार परिवार उनको बकरी पालन के साथ साथ कुक्कुट और बतख भी पालने की जो गतिविधि है उससे भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट, महिला किसान सशक्तिकरण योजना की उपलब्धियां। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को कृषि क्षेत्र में जो व्यवस्थित निवेश के द्वारा उत्पादकता को बढ़ाना और उन्हें सशक्त करना। साथ ही इसके अंतर्गत जो गांव की महिलाएं हैं उनको सतत कृषि के रूप में आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और इस परियोजना के अंतर्गत कुछ गतिविधियां हैं जिसको चलाया जा रहा है, जैसे कि लाह व इमली प्रसंस्करण, दूसरा है चिकित्सकीय व खुशबूदार जो पौधे हैं उसका उत्पादन करना, और तीसरा है रेशम उत्पादन। नेक्स्ट है JSLPS के अंतर्गत कुछ गैर कृषि गतिविधियां हैं। इसके अंतर्गत निम्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जैसे कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP, और दूसरा है पलास ब्रांड। पलास ब्रांड क्या है, तो स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कुछ निर्मित उत्पादन है उसके प्रचार प्रसार और उनको बेचने के लिए, बिक्री के लिए झारखंड सरकार के मदद से, सहयोग से झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा एक ब्रांड की स्थापना की गई है जिसका नाम है पलास ब्रांड। उसके JSLPS के अंतर्गत कुशलता विकास व प्लेसमेंट, तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए, कुशलता विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिसको DDU-GKY या ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जैसे RSETI, इसके द्वारा मदद दी जा रही है। गांव के युवा हो उसको खुद का रोजगार, स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए कुछ स्किल सिखाया जा रहा है, कुशलता विकास हो, उनका स्किल में कुछ विकास हो, उसके लिए ये दो है, एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और दूसरा है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। इनके द्वारा इनको ग्रामीण युवाओं को मदद किया जा रहा है। जो DDU और GKY है यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना,
ये राष्ट्रीय है, पूरे इंडिया में ये चल रहा है योजना। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप योजना है और इसके तहत 15 साल से लेकर 35 वर्ष की आयु के युवाओं को, विशेषकर आदिम जनजाति, ट्रांसजेंडर और जो मानव तस्करी से मुक्त लोग हैं, उनको विशेष रूप से लक्षित किया जाता है। और इसके तहत लाभार्थी की उम्र को 45 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जो ये 35 वर्ष लास्ट उम्र है, इसको 45 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी। इसके अंदर क्या है, अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में किसी स्किल को सिखाया जाता है, कुशलता प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है झिमडी। जापान के द्वारा राज्य में झिमडी यानी झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट हेतु इस झिमडी के तहत क्या होगा, ऋण उपलब्ध कराया गया है और ये जापान के द्वारा। झिमडी का उद्देश्य जो है वो राज्य में टपकन सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के द्वारा मजबूत व सतत कृषि आधारित जो आजीविका उपलब्ध कराना है। और इसके अंतर्गत राज्य के 9 जिलों व 30 प्रखंड को आच्छादित भी किया गया है। झिमटी के अंतर्गत कितना जिला और कितना प्रखंड को चुना गया है, 9 जिला और 30 प्रखंड को। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्य और लीज पर लघु कृषि भूमि लेने वाले जो लोग हैं उसको सहयोग प्रदान किया जाता है। JSLPS के अन्य पहलू होगा यहाँ पे, अन्य पहलू। पहला है आजीविका कैंटीन। वर्तमान समय में 119 कैंटीन जो है वो चलाया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। दूसरा है समुदाय आधारित जो निगरानी तंत्र और तीसरा है सामुदायिक पत्रकार। जोहार क्या है, तो जोहार यानी झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ये परियोजना का संचालन जो है वो किसकी मदद से किया जा रहा है, इसको किसकी मदद से चलाया जा रहा है जोहार को, तो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य के 2 लाख ग्रामीण परिवार और लगभग 3500 जो कृषि उत्पादक समूह है और 20 उत्पादक कंपनी है, इसके लाभान्वित होने के अनुमान है, जो मुख्य रूप से उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन गतिविधियों में जुड़े हैं। और इसके माध्यम से ग्रामीण परिवार की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसा कौन सा ये योजना है जिसके तहत ग्रामीण परिवारों के इनकम को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो है जोहार। इस परियोजना का संचालन कितने जिलों और कितने प्रखंडों में किया जा रहा है, तो जोहार का संचालन जो है वो 17 जिला और 68 प्रखंड में किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो चयनित कृषिगत और गैर कृषिगत क्षेत्र में घरेलू आय में वृद्धि करना और उसमें जो विविधता लाना। और इसके लिए निम्न पहल किए जाएंगे, कुछ पहल किए जाएंगे इसके लिए, जैसे कि ग्रामीण उत्पादकों को एकजुट करना। दूसरा है वर्तमान उत्पादन प्रणाली का विविधीकरण और उसे गहन करना। और तीसरा है मूल्य वृद्धि व प्रभावी बाजार लिंकेज हेतु अवसर में वृद्धि करना। चौथा है वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना। पांचवा है निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी बढ़ाना। और छठा है रोजगार व उद्यमिता हेतु जो कुशलता विकास है उसमें सहयोग करना। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।